Welcome to our channel NK Academy. My dear students, today I am going to teach you matter and its composition. This chapter belongs to Board ICC Class 7 Subject Chemistry, Chapter number 1. My dear students, I would like to tell you to watch the videos completely without skipping the videos so that you will be able to understand about this chapter. In this chapter, this is our first videos on this chapter. Okay, and you have to watch it completely as I have explained thoroughly about the matters and its composition. Inshallah Ta'ala, I have tried very much for this chapter and you also watch completely. Okay, let's come to the class. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, मैं आप सबको इतला कर दूं कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले अपने पास में आप एक पेन, एक पेंसिल और एक नोटबुक साथ में लेकर बैठें, क्योंकि ये क्लास हो रही है और एज अ टीचर आपको फील करना है कि आपके सामने एक टीचर पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नेम क्या है, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, और बोर्ड आईसीसी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो स्टार्ट किया जाए। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर, यानी कि मैटर क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कितनी तरह की हैं, एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि कौन कौन स्टेट्स में मैटर पाया जाता है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नंबर 4 कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, एंड द नंबर 5 चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर को हम उसका स्टेट जो है कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम सॉलिड कैसे कर सकते हैं, सॉलिड है तो गैसेस में कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैटर। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप मैटर के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं और डेप्थ में जाएं। जिनको पहले से भी मालूम है मैटर के बारे में, वो ये कि कभी भी ना सोचे कि इसमें कुछ ख़ास चीज़ सीखने को ना मिलेगा। बहुत सारी चीज़ ऐसे हो गए जो आपको पहले से ना मालूम होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपको एक न्यू एजुकेशन देने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो as we know that the definition of matter is anything that occupies space and has mass, right? हमें पहले से मालूम है डेफिनेशन मैटर की कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट occupies स्पेस एंड हैज़ मास। ओके, तो मैटर का डेफिनेशन क्या हुआ बच्चे, कि मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जो जगह अख्तियार करता हो और उसकी कुछ मास हो, यानी कि मास जब होगा तो वेट भी होगा ऑटोमेटिक, बोथ आर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके घर में कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन में आप अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो भी एक मैटर है। ओके, आपका डेस्क हो गया, मैटर है, कॉफ़ी मैटर है, बटरफ्लाई, ग्लास, पर्सन, आप एक पर्सन हो, आप एक चेयर में बैठे हो, यू आर योर सेल्फ आ मैटर, क्योंकि आप भी जगह अख्तियार कर रहे हो, ठीक है। और जितने भी यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट होते हैं, सारे चीज़ मैटर हैं, बिकॉज दे ऑल हैव सम मास एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेसेस, दैट्स वाई दे ऑल आर मैटर, ठीक है। जितने भी स्पेस के ऊपर में एस्ट्रॉइड्स वगैरह, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर है ना, वैक्यूम में तैर रहे हैं, वो सारे क्या है, मैटर हैं। और हमारे अर्थ में जो एयर है यानी कि हवा, ये भी क्या है, मैटर है, क्योंकि हवा भी कुछ जगह अख्तियार करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप क्लास 5 में एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि एक खाली बलून लेकर के वेट करेंगे तो 10 ग्राम्स रहेगा, और उसमें एयर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम भी हो सकता है। आपके साइकिल में देखिएगा एयर डब रहता है तो रिंग और रोड से डिस्टेंस रहता है। जब एयर चला जाता है यानी कि जब पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है, रिंग ज़मीन में सट जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, मैटर हुआ, साइकिल वगैरह, है ना। एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस लिविंग और नॉन लिविंग्स आर मैटर, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसमें जान हो वो भी मैटर है, और जिसमें जान ना हो वो भी मैटर है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है और
किसी को किसी तरह का डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोज़ भी बना दूँगा। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैटर क्या नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका थॉट्स, आप कुछ सोच रहे हो, वो मैटर नहीं है। आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो मैटर नहीं है। आप जो मेरी अभी वीडियोस देख रहे हैं वो भी मैटर नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इनसाइड योर हार्ड डिस्क और इनसाइड योर रैम एंड रोम, कुछ भी हो सकता है। आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आपके रैम के ऊपर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, अगर आप उसे लोड कर लिए तो आपके हार्ड डिस्क में ऑक्यूपाई हो गया। तो ये जो ऑक्यूपेशन हो रहा है ये लॉजिकली हो रहा है, ये फिज़िकली नहीं हो रहा है। ओके, यानी कि स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन उसकी कुछ मास नहीं है, कुछ वेट नहीं है। मास नहीं है तो वेट नहीं होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर कभी ऐसा होता है क्या कि व्हाट्सएप में आपके पास में बहुत सारा वीडियोज़ आ गया है तो मोबाइल क्या हो गया, 10 GB पूरा फुल हो गया, या आपके पास में 60 GB की मेमोरीज़ हैं वो फुल हो गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका मोबाइल का वेट भी बढ़ जाएगा, बहुत भारी मोबाइल हो गया, पॉकेट अब फटने लगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिकली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, फिजिकली ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये भी बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट भी बच्चे मैटर नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ चार्ज। ओके, करंट इज़ अ चार्ज, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ चार्ज। ओके, तो करंट जो होता है वो भी मैटर नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नोट में आप देख लीजिए यहाँ पर, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मास क्या है, जितनी भी क्वांटिटी है मैटर की, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, जो भी उसकी क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ओके, और वेट, तो मास ज़्यादा हो कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मास जितना रहेगा और जिस जगह में वो है उसके हिसाब से वेट में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि वेट इज़ द फोर्स विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि वेट क्या है, फोर्स है, यानी कि हमारा अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो मैटर को अपने तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके अंदर में क़ुव्वत कशिश है जो अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है अर्थ। तो क्या हो गया, जितना बड़ा मास रहेगा उतना ज़्यादा वेट हो जाएगा, जितना कम मास रहेगा सेम टाइप का उतना कम वेट होगा। लेकिन मास जो है ना, डजंट चेंज, द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज बट इट्स वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप ज़रूर याद रखिए इस बात को कि मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। आप अगर यहाँ पर अर्थ में है, जो आपकी हाइट है, जो आपकी शेप है, वही आपके पास में मून में भी होगा। ओके, लेकिन मास आपका चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, मान लो आपकी वेट अगर अभी 40 kg है, आप वहाँ जाएंगे तो 22 kg या 25 kg तक भी हो सकती है। ओके, तो आपका वेट चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। इवन अगर मैं अर्थ के अंदर ही मैं बात करूं, अर्थ के ऊपर में बात करूं, तो अगर आप माउंट एवरेस्ट अगर आप चले जाएंगे, टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट आपका कम हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हो चुकी है ना। ये आपको समझ में आ गया मास क्या है और वेट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैटर का सिनेरियो। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो है ये मैटर की सिनेरियो है। ये सिनेरियो को आपको हमेशा याद रखना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ख़त्म करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 7 से लेकर के 9 तक आपको मैटर हर एक बुक में आएगा, हर फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मिलेगा आपको। और ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, आपको इसे ज़रूर सीखना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का इनिशियल जो पार्ट होता है ना वो मैटर है। अगर आप मैटर सीख जाएंगे तो उस केमिस्ट्री का आगे पूरा आसानी होगा, वरना केमिस्ट्री आपके लिए टफ हो जाएगा अगर आपके का कॉन्सेप्ट अगर मैटर में सही नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि एज वी नो दैट केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड इट्स रिएक्शन। तो कंपोजिशन और रिएक्शन किसकी होती है, मैटर की होती है। मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसी को तो हम बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैटर का 2 पार्ट यहाँ कर दिया हूँ मैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके बुक में थोड़ा अलग से रिव्यू हो सकता है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि वहाँ बुक में गलत है या यहाँ गलत है, ऐसा नहीं है।
आपके बुक में आधा पार्ट लिया गया है, मैं यहाँ पर पूरा पार्ट इसलिए ले लिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाए। आपको पूरा सीखना है, ज़िंदगी भर में यही सीखना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। इससे आगे कुछ है ही नहीं मैटर के बारे में अभी तक। तो आप देखिए फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर का 3 पार्ट्स हैं। जो फिजिकली दिखता है मैटर के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। यानी कि आपका हाइट, आपका वेट, ये फिजिकल है। लेकिन आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर में तकलीफ़ क्या है, आपके अंदर में सर्दी बुखार जो भी है, बदन में दर्द है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। आप मोटे हैं, पतले हैं, वो आपकी फिजिक्स है, यानी कि फिजिकल है। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज़ सॉलिड, अदर इज़ लिक्विड एंड द थर्ड नंबर 1 इज़ गैसेस, ठीक है। सॉलिड के अंदर में क्या आता है, जो आपके पास में चेयर है, टेबल है, ये सारे क्या सॉलिड हैं। और आप जो कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं वो हो गया लिक्विड, ठीक है, यानी कि वाटर। और गैस में क्या आ गया, जितने भी हवा है, हवा में जितने भी गैसेस है, ओजोन है, ऑक्सीजन्स है ना, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोनाइट्रेट है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो वो सारा गैसेस के फॉर्म में आ गया। इवन आप जो परफ्यूम लगाते हैं या इतर लगाते हैं वो भी गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कहाँ, चैप्टर नंबर 1 में। इसे पूरा कंप्लीट करना है। वी हैव टू कंप्लीट दिस वन इन चैप्टर नंबर 1, ओके, ठीक है। और उसके बाद में आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ओके। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में 2 पार्ट आता है, एक प्योर है, एक इम्प्योर है। इम्प्योर के अंदर में आता है आपका मिक्सचर आता है। मिक्सचर 2 तरह का है, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। ये दोनों क्या मिक्सचर है मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। और प्योर के अंदर में प्योर के अंदर में 2 चीज़ आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 3 में है आई थिंक, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेटल के अंदर में एलिमेंट के अंदर में मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल आता है। और कंपाउंड के अंदर में कोवेलेंट, आयनिक कंपाउंड, यानी कि इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर में और एक चीज़ आता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आता है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 में पढ़ेंगे, ओके। तो आपका ये सीनरी समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। तो इस चैप्टर को मुकम्मल करने में हो सकता है मुझे 2 से 3 वीडियोस बनाना पड़े। तो आप लोग पेशेंसली वीडियोस को देखते जाएं और डाउट्स पूछते जाएं, इंशाल्लाह ताला सारा क्लैरिफाई हो जाएगा डाउट्स। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो देखो नंबर 2 में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, मैटर के बारे में। पहले हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन टू मैटर। दूसरे में क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ओके। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किस पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल का कैरेक्टर्स क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हो, आपके हाथ हैं, आप उससे लिख सकते हो, यू कैन स्पीक, यू कैन सी, आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। आप यू कैन स्पीक ऑल्सो, आप बोल भी सकते हो, ठीक है। आप खाना खा सकते हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। तो उसी तरह मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैटर तो सब कुछ है, यहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सारा चीज़ क्या है, मैटर्स हैं। तो इसके जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, यानी कि आप मान लो कि एक लैपटॉप ले लो या एक पेपर ले लो, मान लो, ठीक है। आप पेपर को फाड़ो और फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, फिर उसका आधा करो, तो लास्ट जो पार्टिकल आपका निकलेगा वो क्या होगा, उसे हम फिर तोड़ नहीं पाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसे हम तोड़ नहीं पाएंगे। जो चीज़ तोड़ नहीं पाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, सच अ स्मॉल पार्टिकल विल बी नोन एज एन एटम। डू रिमेंबर दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम, ओके। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। याद रखो बच्चे, क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। यानी कि मैंने एक पेपर लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, तोड़ते गया, काटते गया, लास्ट में एक छोटा ऐसा पार्टिकल बच जाएगा जिसे मैं और तोड़ नहीं पाऊंगा, यानी कि और किसी भी चीज़ से काट नहीं पाऊंगा। एंड दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, उसे मैं अपने खाली आंखों से देख भी नहीं पाऊंगा, वो इतना छोटा पार्टिकल होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये देखो, ये है एटम, ये गोल ऐसा क्या है, एटम है, ओके। ऐसा समझ बात को। और 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 4 एटम्स हैं,
यहाँ पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 1 मॉलिक्यूल है लेकिन बहुत सारे एटम्स हैं। यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ओके, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि एटम एक एटम दूसरे एटम के साथ में कुछ थोड़ा सा स्पेस रहता है, जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। ओके, ये नेग्लिजिबल है, हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। जिसमें कम स्पेस होता है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यानी कि आप दो दोस्त हैं, आप दोनों के अंदर में अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो आप आपस में हाथ मिला करके रखेंगे, जितना ज़्यादा कस के हाथ मिला के रखेंगे उतना आपके दोनों हाथों के बीच में क्या होगा, कम स्पेस होगा, यानी कि आप पूरा सॉलिड बन गए। ठीक है, आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर लिक्विड का मैं बात करूं तो दो लिक्विड में क्या होता है कि दो एटम के दरमियान में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसीलिए वो फ्लूइड हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यानी कि जितनी भी एटम्स हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं, यानी कि वो कभी भी किस में नहीं है, रेस्ट स्टेट में नहीं रहते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन मोशन। ओके, उसके बाद में क्या है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जितने भी एटम है ना सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में नेग्लिजिबल होता है। अट्रैक्शन उसमें भी होता है लेकिन नेग्लिजिबल बोलते हैं हम उसे, यानी कि नहीं के बराबर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन कर लें वीडियोज़ को पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं आगे। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की क्या क्या स्टेट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड में क्या क्या आता है, लिक्विड में क्या क्या आता है, गैस में क्या क्या आता है, हमें अभी जानना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सॉलिड, एक मिनट, ये देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये सॉलिड है। ओके, ये जो छोटे छोटे जो दिख रहा है ये क्या है, आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये क्या एटम एक हैं, एक दूसरे से क्या है, टचअप में है। लिक्विड में यहाँ देखिए सॉलिड्स कैन वाइब्रेट, यानी कि सॉलिड में हर एटम्स आपस में ज़्यादा मिल करके रहता है, और लिक्विड में थोड़ा एटम्स दूर में होगा और गैसेस में और भी दूर में होगा, यानी कि फ्लो होगा वो। और ये प्लाज्मा क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक आइस क्यूब ले लूं, ठीक है, समझिए कि ये वाला है कीप इट सेफ, ये वाला क्या आइस है, मान लीजिए आप ये क्या आइस है। ठीक है, तो ये जो आइस है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में क्यों हुआ, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है 0 से भी कम हो गया, यानी कि माइनस में इसका टेम्परेचर में है। जब भी किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस मतलब चीज़, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हर एक मैटर के अंदर में 2 तरह का एनर्जी होता है, इवन हमारे अंदर भी 2 तरह का एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे अंदर में पहले से होता है, जैसे कि आपके अंदर में पढ़ने की अभी पोटेंशियल एनर्जी है, डेडिकेशन है, तो आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और नोट्स को लिखते भी जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी मम्मी पापा आपको बोले पढ़ने के लिए और बाहर का प्रेशर दे आपको, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी ले करके ना पढ़ें, खुद की पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ें। तो इसी तरह जो मैं आपको बोला आइस क्या था, एक पानी था, यानी कि लिक्विड स्टेट में था, और उसको जब मैंने फ्रीज किया यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया तो वो किस में चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। अब बाहर से मैं जब एक्सटर्नल एनर्जी जब उसे दूंगा तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा, यानी कि उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि एक एटम के पास जितनी भी पहले से काइनेटिक एनर्जी थी अब उसमें बढ़ने लगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो एक एटम जो है दूसरे एटम से दूर होने लगता है। तो जब वो दूर हो गया, पहले क्या था, सॉलिड में आपस में था, लिक्विड में थोड़ा सा दूर हुआ, यहाँ पर आप आगे मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा कैसा है, और गैस में और जब दूर हो जाता है तो वो गैस बन जाता है। और प्लाज्मा में क्या होता है कि यानी कि एटम जो है आपस में टूट जाता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है एटम के अंदर में। इन एटम
हैज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि अभी आपका कोर्स में नहीं है, इसीलिए मैं प्लाज्मा में सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि एटम को और भी जब हम हीट देते हैं, बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो ये क्या होता है, पहले तो देखिए सॉलिड से बना लिक्विड बना, फिर लिक्विड को और जब हीट किए तो क्या बना, गैसेस बन गया। गैस को जब और भी हीट करेंगे ना तो अब वो किस में जाएगा, कुछ बचने का चांस नहीं होता, तो सारा एटम आपस में टूटने लगता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होने लगता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उसके अंदर से अलग अलग होने लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा और न्यूट्रॉन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। देखिए मैं आपको आगे और समझाता हूँ। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, स्टेट ऑफ मैटर में ये देखिए सॉलिड में क्या है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ में बहुत करीब हैं, यानी कि बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, यानी कि हम ऐसा इसका प्रॉपर्टीज़, अगर मैं इसका बात करूं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वी कैन से सॉलिड्स आर रिजिड, यानी कि ये ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं। दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी और शेप भी फिक्स है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मैं पहले बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होता है आपस में जुड़े रखने को, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में एटम हो या मॉलिक्यूल हो, दोनों में आपस में जुड़ने का ताकत ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके दरमियानी हिस्से में क्या है, स्पेस बहुत कम नज़र आएगा आपको। ठीक है, यानी कि इट हैज़ लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, और इसे हम कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो इसे हम कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या बोलेंगे, दे आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन लिक्विड में आप जब आकर के देखेंगे तो क्या होगा, इसको आप एटम कंसीडर करिए या मॉलिक्यूल कंसीडर करिए, आपकी मर्जी है। तो इसके अंदर क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो जाता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए स्पेस इसके अंदर में काफ़ी है। अब गैस में आ जाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मैंने अभी सॉलिड क्या लिया था, आइस लिया था, उसको जब गर्म किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को और जब गर्म किया तो गैस में चले गया, तो गैस बन के भाप बना, भाप बन करके क्लाउड में जाके बनने लगा। ठीक है, अब उसको भी अगर मैं जब गर्म करूँगा तो एटम के अंदर में जितने भी चार्जेस है वो अलग अलग होने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों अलग अलग होने लगेगा। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ओके, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे क्लास 8 में। फ़िलहाल अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे गैस को तब वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर डायग्राम भी मैं बनाया हूँ, आप देखिए सॉलिड को अगर मैं क्या करूँ, मेल्ट करता हूँ तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जब हीट दे करके वेपोराइज करूँगा, वेपोराइजेशन मतलब कि लिक्विड को जब मैं हीट करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो हवा में उड़ने लगेगा उसका सारा मॉलिक्यूल्स। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, अब वेपोराइजेशन को मैं जब गैस बन जाएगा वो, तो गैस को और जब मैं हीट करूँगा तो वो क्या बनेगा, प्लाज्मा बनेगा, और उस प्लाज्मा बनने को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। फिर प्लाज्मा को मैं कंडेंस करूँगा, यानी कि थोड़ा ठंडा करूँगा, तो क्या बनेगा, वो डी आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा, वो फिर गैस वापस बनेगा। फिर गैस से और ठंडा करूँगा तो लिक्विड बन जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, फिर लिक्विड को और मैं ठंड करूँगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ओके, प्लाज्मा को जब ठंडा किया तो क्या बना, गैस बना, इस प्रोसेस को क्या बोले, डी आयोनाइजेशन। गैस को ठंड किए तो लिक्विड बना, इसे हम बोले कंडेंसेशन। और लिक्विड को जब और ठंड किए, यानी कि उसको और कम हीट दिए और माइनस डिग्री में वो चले गया, तो बन जाएगा सॉलिड, इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ओके, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें, डायग्राम के साथ में अपने नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि आपकी कोर्स बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए, वरना फिर टफ होगा समझने में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया करें। फिर चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ सॉलिड। तो अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा जाने हैं। अभी हम आपको इसके ऊपर मैं डीपली बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अभी हमें सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सॉलिड देखिए, अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो देखिए
देखो सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स का पहला डेफिनेशन क्या हो गया, सॉलिड्स आर रिजिड, यानी कि ये ठोस होता है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। क्यों होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैं बता दिया था कि एक एटम दूसरे एटम से आपस में चिपक के जो रहता है, या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो चिपक करके रहता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एटम टू एटम रहेगा तो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपस में चिपक के रहेगा तो इसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पीछे में बताया था आप लोगों को, आप पीछे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, इसलिए आपस में चिपक करके हैं। और लिक्विड में क्या कम है, और गैस में और भी कम हो जाएगा, और गैस में यानी कि सारा एटम अलग अलग हो जाएगा। लिक्विड पहले याद करिए और एक बार, सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं आपस में चिपक करके हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाएंगे, गैसेस में मॉलिक्यूल भी दूर होंगे और एटम भी टूटने लगेगा आपस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में यानी कि एटम भी टूट सब डिवीज़न उसका हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर में अलग अलग चार्जेस निकलने लगेगा, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। डू रिमेंबर ऑलवेज एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अनलेस एंड अनटिल इट रिएक्ट्स विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब तक कि वो किसी के साथ में रिएक्ट ना हो जाए तब तक उसका चार्ज बदलता नहीं है। अगर किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो उसके चार्ज बदलने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, तो मैं क्या बोला यहाँ पर, सॉलिड्स को मैंने बोला क्या है, रिजिड है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, थर्ड नंबर में क्या है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस, यानी कि सॉलिड को हम कंप्रेस करके छोटा नहीं बना सकते हैं। ये जो लकड़ी है इसे कंप्रेस से छोटा नहीं बना सकते हैं। और ठीक है, किसी भी चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं, ये ब्रिज को भी नहीं कर सकते हैं, शूज़ को भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मोड़ सकते हैं, जो भी स्पेस अंदर में है उसे हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रॉक्स है इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ओके, नंबर 4 में क्या है बच्चे, द एटम्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लिविंग नेग्लिजिबल स्पेस, यानी कि एटम जो है सॉलिड में बहुत ही क्लोजली यानी कि टाइटली पैक्ड हैं और एक थोड़ा सा भी स्पेस उसके अंदर में नहीं है, यानी कि नेग्लिजिबल स्पेस है, यानी कि नहीं के बराबर है। ठीक है, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट एटम्स, यानी कि एटम टू एटम में बहुत ही कम स्पेस है। एग्जांपल्स मैं दे दूं तो मेटल्स हो सकता है, मिनरल्स है, क्वार्ट्ज यानी कि यहाँ जो कोई भी स्टोन्स हो सकता है, माइका एक स्टोन का नाम है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ चुकी है। नहीं आने से कुछ भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ लिक्विड की तरफ में। इसी तरह जिस तरह मैंने सॉलिड को पढ़ाया सेम टू सेम लिक्विड भी हैं। आप देखिए लिक्विड्स क्या है, ये ग्लास में आप देखते हैं कुछ जूस डाला जा रहा है, ये लिक्विड है। वाटर लिक्विड हो सकता है, आपके घर में केचप हो ये लिक्विड है, सॉस है लिक्विड है, किसी भी तरह का आचार ये सिरप हो, ये सारा क्या है, लिक्विड्स हैं। ओके, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर फ्लूइड, यानी कि वो बह सकता है। ओके, दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड बट नॉट फिक्स शेप ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, यानी कि अगर मैं 1 लीटर यहाँ पानी लूँ और पी जाऊँ तो पेट के अंदर भी 1 लीटर ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 900 ml जाएगा। ओके, वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप बदल जाएगा। जब ये पानी बाहर में था तो ग्लास का शेप में था, जब पेट के अंदर जाएगा तो हमारा ऑसोफेगस होते हुए जाएगा और वो स्टमक का शेप ले लेगा। ओके, ऐसा क्यों होता है, इसकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि वीक है। जैसे कि साइकिल का चैन होता है ना, वो लचपच होता है ना, मुड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आपस में वो कस के नहीं जुड़े हुए हैं, थोड़ा हल्का जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे मोड़ पाते हैं। ओके, थर्ड नंबर में क्या है, दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि लिक्विड को हम कंप्रेसिबल नहीं बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि 0.001% कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि 99.99% कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, नंबर 4, द एटम्स इन अ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लिविंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, एटम्स, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि द एटम्स इन द लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि क्लोजली पैक्ड है एटम्स टुगेदर, जैसे सॉलिड में था, लिविंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि इसमें भी स्पेस थोड़ा सा रहता है, लेकिन नेग्लिजिबल इसलिए बोला गया कि बहुत कम रहता है स्पेस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या एटम टू एटम के दरमियान में जो स्पेस है लिक्विड में बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा होता है। थोड़ा होता तभी तो पानी में अगर चीनी डालते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी मीठा नहीं होता है, ठीक है। जब तक वो मिलते रहता है पानी में, मैं चीनी लिया 1 चम्मच, 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैंने चीनी को मिलाया, तो क्या हुआ कि चीनी का पार्टिकल्स क्या हुआ, डिज़ोल्व होकर के वाटर में जा कर के मिल जाता है। वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में जितना भी गैप होता है उसमें जा कर के वो स्पेस ले लेता है, ओके। तो एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स क्या हो गया, वाटर है ना, वेजिटेबल ऑयल है, मर्क्यूरी है, ओके। तो लिक्विड में एक चीज़ हम और जानेंगे, इसके अंदर में डेंसिटी यानी कि गाढ़ता, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, तो पानी की डेंसिटी कम होती है और ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ओके। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे है ये। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसेस के ऊपर में, ठीक है। तो गैस क्या है, गैसेस आर फ्लूइड्स, गैसेस आर फ्लूइड्स यानी कि ये फ्लूइड्स हैं बिकॉज गैसेस एंड लिक्विड्स have the capacity to flow at normal temperature and pressure and this capacity is called fluidity, ओके। तो इसीलिए गैस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, और लिक्विड को भी फ्लूइड्स बोलते हैं कि यानी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि NTP में ये फ्लो अप हो सकता है, ओके। दे हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, यानी कि गैस का ना ही फिक्स वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है। ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपस में दोस्ती रखते ही नहीं है, पूरा फुल्ली दुश्मनी रखे हुए हैं। इसकी वजह से इन लोग आपस में मिल के नहीं रहते हैं, हवा में खाली उड़ते रहते हैं। अगर मैं इसे किसी कंटेनर में भी रख दूंगा तो ये क्या होगा, इसका फिक्स शेप नहीं है, कंटेनर में रहेगा तो कंटेनर का शेप अख्तियार करेगा, रूम में आ जाएगा तो रूम का शेप ले लेगा, और अगर मैं किसी और दूसरे कंटेनर में रख दूं तो दूसरे कंटेनर का शेप ले सकता है, यानी कि उसकी फिक्स शेप नहीं है और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। फिक्स वॉल्यूम कैसे नहीं है कि अगर मैं रूम में डालूँ 1 लीटर गैस को तो वो पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। और अगर मैं वही एक लीटर गैस को मैं अगर कंटेनर में रखूं तो कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सारा ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए इसकी फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि गैसेस को मैं कंप्रेस करके एक रूम के अंदर में जितनी भी हवा है उससे पूरा कंप्रेस करके मैं एक छोटा सा सिलेंडर में भी रख सकता हूँ, यानी कि इससे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, ओके। द एटम्स इन द गैसेस आर लूजली पैक्ड टुगेदर, यानी कि एटम्स जो है गैसेस के होते हैं वो लूजली पैक्ड रखते हैं, यानी कि आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो वो टाइटली पैक तो हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लिविंग मोर स्पेस, यानी कि एटम टू एटम क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं, ओके। समझ रहे बच्चे। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ किसके ऊपर में, गैस कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं आपको ले जाता हूँ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं। तो आप यहाँ पर और गौर से देखिए, सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम आप इसको कंसीडर करिए, आपस में टाइटली पैक्ड हैं और बहुत ही कम स्पेस है, इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल स्पेस। लेकिन लिक्विड में आ जाइए तो ये आपस में क्या है, बहुत दूर दूर में हैं इनके मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव भी कर सकते हैं और इसमें मैं कुछ मिक्स भी कर सकता हूँ। जब मैं चीनी मिक्स करूँगा तो चीनी का एटम यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहा है वहाँ पर चीनी का एटम आ सकता है, ओके, यानी कि ग्लूकोज का एटम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं गैस का बात करूं तो पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड इन द कंटिन्यूस रेंडम मोशन, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ना आपस में कोलाइड होते हैं, यानी कि टकराते हैं, रेंडम मोशन में रहते हैं, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, यानी कि ये सब आवारे बच्चे हैं, कभी इधर होते ही रहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये गैस का हो गया, है ना। अब आपको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं दे रहा हूँ अपने
नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स दैट होल्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस टुगेदर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, पहले भी मैं आपको बता दिया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं, जब दो पार्टिकल के अंदर में जो ताकत होता है आपस में होल्ड करके हाथ मिला करके कस के ताकत जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक एटम दूसरे एटम में आपस में चिपक के रहने की जो ताकत होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक एटम हो या एक मॉलिक्यूल भी हो तो आपस में जो मिल के रह रहा है, आपस में जो यूनिटी है, दैट यूनिटी इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आपके अगर कोई दोस्त हैं, आप लोग दोनों मिल के रहते हैं, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आपके अंदर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। ओके, दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो स्पेस कम होता है। यानी कि आप अगर दो दोस्त आपस में बहुत ज़्यादा यूनिटी में हैं तो तीसरा आपके दोस्ती के बीच में नहीं आ सकता है, यानी कि आपके पास में जगह ही नहीं है, और है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज मैं इतने ही रखता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगा। इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 4 में मैं पढ़ाऊँगा कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड नंबर 5 में पढ़ाऊँगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 2 चीज़ बाकी रह गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही हैं। तो आप इसको पढ़ें और जो भी मैं लिखाया हूँ अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जिन बच्चों को डाउट है वो मुझे कॉमेंट में क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आंसर जल्दी दूँगा। ठीक, मेरे प्यारे तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके से मुतमईन हो गए, और अगर किसी को किसी भी तरह का इस चैप्टर में डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें। इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर में दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट्स के ऊपर में, और डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को इस चैप्टर की क्वेश्चन सर और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स में लिख कर भेजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको PDF फाइल का लिंक शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।